तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आफ्ताब को रोहिणी के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में करीब 5 घंटे तक ले जाकर रखा गया और वहाँ उसके बाद उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, यानी कि वो कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। मैंने आपको 1-2 दिन पहले ये जानकारी भी दी थी कि उससे क्या सवाल पूछे जाएंगे। उसकी एक लिस्ट दिल्ली पुलिस के आईओ इंस्पेक्टर राम सिंह और जो साइकेट्रिस्ट हैं उन लोगों ने मिलकर तैयार किया। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट पहले कराना नहीं था, लेकिन उसके बाद ज़रूरत पड़ी नार्को टेस्ट से पहले। अब बहुत मुमकिन है आज जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है कल 4 से 5 घंटे के बीच, इसके बाद नार्को टेस्ट या तो कल या परसों शायद हो जाए। पॉलीग्राफ टेस्ट में बहुत सारे सवाल पूछे गए। जो हमारे सोर्सेज हैं जिन्होंने जानकारी दी, जो हमारे रिपोर्टर हैं जिन्होंने बताया, इस पूरे पॉलीग्राफ टेस्ट का पहला तो ये था कि आफ्ताब कितना सच बोल रहा और झूठ, ये अंदाज़ा लगाना, ताकि नार्को टेस्ट में सही मानों में उसको पकड़ सके। लेकिन ये भी था कि यहाँ पे जब पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है तो सारा कुछ जानकारी भी निकाली जाए। जो सोर्सेज उन्होंने बताया कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने यह कबूल किया कि श्रद्धा का कत्ल उसके हाथ से हुआ है, लेकिन उसने कहा कि उसने पहले से सोच समझ कर यह कत्ल नहीं किया। अचानक झगड़ा हुआ, अचानक गुस्सा हुआ और उस गुस्से में वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और फिर उसका गला दबाता रहा और उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसकी सांसें रुक गईं। इसके बाद जब उससे पूछा गया कि फिर तुमने, अगर ये गुस्से में हुआ, अचानक हुआ, तो फिर उसके बाद जो तुमने 15, 20, 22 दिनों तक लाश के टुकड़े किए, फेंकते रहे, वो क्या था? वो अचानक तो हो नहीं सकता। तब उसने बताया कि फिर वो घबरा गया, वो डर गया कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो इससे कैसे बचूं। तो उसने कहा कि अगर मैं लाश के टुकड़ों को अलग अलग फेंकूं तो शायद पुलिस ढूंढ ना पाए और ये कड़ी भी न जुड़ पाए कि वो लाश के टुकड़े किसके हैं। और उसके बाद ही जब ये कत्ल हो गया, उसके कई घंटे के बाद ये ख्याल आया कि मुझे लाश के टुकड़े करके इसे फेंकना है। तो वहाँ से आया। उसके बाद मैंने फिर सारी प्लानिंग धीरे धीरे शुरू की। अब कहाँ कहाँ टुकड़े फेंके, इसको लेकर अभी भी वो पॉलीग्राफ टेस्ट में उन्हें लगता है कि कई जगहों पे झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके जो तमाम चीज़ें थी, चाहे वो मेंटली इसके दिमाग का या फिर इसके पल्स रेट, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, ये जो बोल रहा था, ज़ुबान और दिल दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ जगहों पर झूठ बोल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर 4-5 घंटे पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है और जो पुलिस की टीम है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो इस पॉलीग्राफ टेस्ट से पूरी तरह सेटिस्फाइड है। उनको लगता है कि अब कुछ चीज़ें ऐसी मिल गई हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल गए हैं जो नार्को टेस्ट में बड़े काम आएंगे। तो इससे पहले कोर्ट में, उससे पहले पुलिस में, अब तीसरी बार पॉलीग्राफ टेस्ट में भी आफ्ताब अब तक ये एक्सेप्ट करता आया है कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया, लेकिन अचानक गुस्से में हुआ। हालांकि जब कोर्ट में यह मामला जाएगा तो वहाँ देखने लायक होगा कि वो कटघरे में खड़ा होकर जज के सामने अपने इसी बयान पे कायम रहता है या वहाँ पलट या मुकर जाता है, जैसा कि आमतौर पर कोई भी कातिल या मुजरिम करता है। और पलटे या न पलटे, इन तीनों बयान के अब तक कोई मायने है नहीं अगर रिकॉर्ड पे देखा जाए तो। लेकिन अब इसी पॉलीग्राफ टेस्ट से कि उसने कहा मुझने अचानक किया और मैंने पहले से नहीं सोचा था, एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट सब सामने आया आज ही के दिन, जिससे ये लगता है कि आफ्ताब झूठ बोल रहा है। ये कत्ल अचानक उसने नहीं किया है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जिसको कहीं झुटलाया नहीं जा सकता, किसी अदालत में भी नहीं झुटलाया जा सकता। तो पॉलीग्राफ टेस्ट में जो उसने कहा कि मुझसे गुस्से में अचानक कत्ल हुआ है, ये डॉक्यूमेंट जो आज मैं आपके सामने अभी रखूँगा, पढ़ूँगा भी, इसको पढ़ने के बाद आपको भी अंदाज़ा और यकीन हो जाएगा कि आफ्ताब झूठ बोल रहा है। उसने इस कत्ल की स्क्रिप्ट तो बहुत पहले लिख ली थी, उसने इसकी कहानी पहले तैयार कर ली थी, बस शायद तारीख या डेट या साल नहीं लिखा था कि कब मारना है। वरना जिस तरीके की ये स्क्रिप्ट है, जो रिपोर्ट है, ऐसा इत्तेफाक आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। आज 23 नवंबर है, 23 नवंबर 2022, 23 नवंबर 2022। आज से ठीक 2 साल पहले, यानी एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 730 दिन, 730 डेज पहले, आज से 23 नवंबर 2020, 23 नवंबर 2020, ये है 23 नवंबर 2022। 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा मुंबई के वसई इलाके में
एक पुलिस स्टेशन है तुलिंज। इस तुलिंज पुलिस स्टेशन में एक पन्ने का रिपोर्ट लिखाती है। वो जो रिपोर्ट की कॉपी है, मैं वर्णिता से कहूँगा वो इस कहानी में आपको दिखाएगी, खासतौर पर उस लाइन को हाईलाइट करके। तो 23 नवंबर, आज से ठीक 2 साल पहले आज ही की तारीख, श्रद्धा तुलिंज पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिख कर देती है। कंप्लेंट कहें इसको, बल्कि जानते हैं उस कंप्लेंट में श्रद्धा ने क्या लिखा था? श्रद्धा ने यह लिखा था कि आफताब, बल्कि हूबहू अगर मैं उसको बताऊं आपको जो उसने कहा, उसने लिखा श्रद्धा ने उस कंप्लेंट में, उस कंप्लेंट की कॉपी को पढ़िएगा, इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। आज उसने मेरा गला घोंटकर मारने की कोशिश की, उसने मुझे डराया, ब्लैकमेल किया, साथ ही ये भी धमकी दी या ये भी कहा कि मुझे मार डालेगा, मेरी लाश के टुकड़े करेगा और फिर उन्हें बाहर फेंक देगा। 23 नवंबर 2020, आज से 2 साल पहले ये बात श्रद्धा ने अपनी हैंडराइटिंग में, अपने हाथों से लिखे पुलिस कंप्लेंट में तुलिंज पुलिस स्टेशन को जाकर सौंपा। ये वो लेटर की कॉपी जो आप स्क्रीन पर देखेंगे। तो 2 साल पहले श्रद्धा कह रही है कि वो मुझे गला घोंट कर मारेगा, फिर मेरी लाश के टुकड़े करेगा और उन टुकड़ों को बाहर फेंक देगा। इस खत के हिसाब से, इस कंप्लेंट के हिसाब से अगर चलें, 23 नवंबर 2020 और श्रद्धा का जिस दिन कत्ल हुआ उस तारीख पर आए 18 मई, लगभग इस खत के लिखने के या इस कंप्लेंट के लिखने के 1.5 साल के बाद जो श्रद्धा ने लाइनें लिखी, हूबहू वही लाइनें सच हो गई। श्रद्धा ने लिखा कि वो मेरा गला घोंटेगा। आफताब ने कहा 18 मई की रात उसने श्रद्धा के सीने पर बैठकर दोनों हाथों से उसका गला घोंटा। श्रद्धा ने लिखा कि वो मेरी लाश के टुकड़े करेगा। उसने उसके टुकड़े किए। उसने कहा कि फिर वो घर से बाहर फेंक देगा। उसने उन टुकड़ों को 20 दिनों तक घर के बाहर फेंका। ये अजीब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर एक तरह से जो कुछ आफताब ने कहा था वो जानता था एक दिन वो उसके साथ करेगा, क्योंकि इत्तेफाक नहीं हो सकता। सारे इत्तेफाक एक साथ ऐसे इत्तेफाक हों, ये पॉसिबल नहीं है। उसके दिमाग में ये चीज़ें थीं और इसीलिए वो कहता था। और यही बात है कि श्रद्धा ने फिर ये कंप्लेंट लिखी। तो ये लेटर उस बात का सबूत है कि कत्ल बेशक श्रद्धा का 18 मई 2022 को हुआ, लेकिन 23 नवंबर 2020 को ही ये बात श्रद्धा ने खुद अपने हाथों से लिख दी थी। अब सवाल ये है कि जब 23 नवंबर 2020 को ये लिख रही है अपने हाथ से, अपनी हैंडराइटिंग में, कि आफताब ने मुझे धमकी दी, वो मुझे गला घोंटकर मारेगा, मेरी लाश के टुकड़े करेगा और बाहर फेंक देगा, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि वो उसी आफताब के पास लौट कर गई? तो इसी खत में एक जगह और उसका जिक्र है, इसी कंप्लेंट में। उसने कहा कि कंप्लेंट में आप देखिएगा भी कि आफताब ने मुझे पहले भी मारा पीटा, लेकिन हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। इसका मतलब है कि श्रद्धा सच में आफताब से प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी। तो शादी करना चाहते हैं, लेकिन अब जो जिस तरीके से वो मेरे साथ बर्ताव कर रहा है उसके बाद शायद ये शादी नहीं होगी। तो इसके बाद जो कुछ होगा वो समझिए मेरे साथ जो भी हुआ आफताब ने किया। तो आखिर में वो सब कुछ लिखने के बावजूद ये बता रही है कि वो आफताब से शादी करना चाहती थी, खुद अपने हाथ से लिख रही है। लेकिन अब इस कंप्लेंट के बाद फिर जब उसे मालूम है कि आफताब उसके साथ ऐसा करेगा, तो सवाल ये है कि श्रद्धा वापस आफताब के पास क्यों गई? तो इसकी कहानी फिर ये थी कि श्रद्धा जब हॉस्पिटल में थी, जब उसे मारा पीटा गया, इसी 23 नवंबर के दरमियान, 22 नवंबर को पिटाई हुई, उसको पीटा, फिर वो हॉस्पिटल में थी। 23 नवंबर को उसके दोस्तों ने कहा तो ये कंप्लेंट की कॉपी दी। अब आफताब श्रद्धा को फ़ोन करने लगा और श्रद्धा ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने आपको पहले कहानी में सुनाई है। फिर आफताब के घर वालों ने फ़ोन करना शुरू किया। तब फिर आफताब ने श्रद्धा को इमोशनल ब्लैकमेल किया और कहा कि अगर तुम वापस मेरी ज़िंदगी में नहीं लौटी तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। कहते हैं यहीं पे श्रद्धा जो है वो पिघल गई और फिर आफताब ने माफ़ी मांग ली। इसने कहा चलो माफ़ी मांग ली, अब ये करेगा नहीं है, कहीं खुदकुशी ना कर ले। इस डर से न सिर्फ अस्पताल से श्रद्धा वापस आफताब के साथ उसी घर में मलाड में लौटती है, बल्कि आफताब के कहने पर ये जो कंप्लेंट है, ये जो कॉपी है, जो 23 नवंबर 2020 को उसने इस पुलिस स्टेशन में दिया था, आफताब के कहने पर ये कंप्लेंट वो वापस ले लेती है। उस थाने के जो इंचार्ज हैं उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड पर, माइक पर ये बात कही कि जब कंप्लेंट आई तो हम कार्रवाई करने की आगे बढ़ रहे थे,
लेकिन फिर कंप्लेनेंट ने ही खुद आगे बढ़कर अपनी कंप्लेंट वापस ले ली, यानी श्रद्धा ने वापस ले ली, और इसलिए हम आगे कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। और कानून भी यही कहता है कि अगर कंप्लेनेंट पीछे हट गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब यहीं पे ये सवाल है कि अगर 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने जो कंप्लेंट दी, जो बातें उसमें लिखी थी, अगर उसके बाद वो आफ्ताब के पास वापस नहीं लौटती, उसे छोड़ देती, तो यकीन मानिए आज श्रद्धा जिंदा होती। लेकिन कहीं ना कहीं उसे आफ्ताब से सच्चा प्यार था, उसे लगा कि वो सुधर जाएगा, उसे लगा कि अब वो उसके साथ वैसा नहीं करेगा, और वो लौट गई। और ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती नहीं बल्कि आखिरी गलती हो गई, क्योंकि इसके बाद 18 मई को वही सब कुछ हुआ जो उस ख़त में श्रद्धा ने खुद अपने हाथों से लिखा था। इत्तेफाक की बात है कि ये लेटर भी देखिए, ये कंप्लेंट की कॉपी आज ही बाहर आई है 23 नवंबर को, और वो 23 नवंबर भी 2020, तो तारीख़ 1 साल 2 साल का फ़र्क आ गया। हाँ, इसको इत्तेफाक कह सकते हैं। तो ये ख़त आया सामने, पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने कहा, लेकिन अब इसी कंप्लेंट से ये पुलिस के हाथ में एक पुख्ता सबूत है कि तुम कह रहे हो अचानक हुआ, लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि तुम गला घोट कर मारोगे, टुकड़े करोगे, टुकड़ों को ठिकाने लगाओगे, और तुमने ये बात 2 साल पहले कही, और सेम सब कुछ तुमने ऐसे ही किया। तो कैसे यकीन कर लें कि तुम अचानक तुमने कत्ल किया, गुस्से में हो गया, तुम पहले से कोई तुम्हारा इरादा नहीं था। तो यहाँ पे आफ्ताब न सिर्फ पुलिस के सामने बल्कि अदालत में भी घिर जाएगा, और ये एक पुख्ता सबूत है। बाकी पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। 25 नवंबर को उसकी जो पुलिस हिरासत की मियाद है वो ख़त्म हो जाएगी। तो दिल्ली पुलिस की अब कोशिश यही कि या तो कल या परसों, इन दोनों दिनों में अगर सब कुछ तैयारी हो गई तो उसका नार्को टेस्ट हो जाएगा, और एक बार नार्को टेस्ट हो गया तो बहुत सारे और जो खुलासे होने बाकी है वो सामने आ जाएंगे। तो पॉलीग्राफ टेस्ट की बाकी डिटेल, नार्को टेस्ट हुआ तो उसके बाद उसकी क्या डिटेल, हमारी कोशिश होगी, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, जैसे ही वो सारी जानकारी आई आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। आज इसी केस से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के सवाल भी हैं, तो मैंने कहा कि अगर मैं लंबी कहानी सुनाता हूं तो फिर वो सवाल रह जाते हैं, तो मैं आज कोशिश करूंगा, क्योंकि कॉमन मेल देख रहा हूं, उसमें कॉमन वही सब सवाल है, लेकिन एक सवाल 25-25 लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा कि हर एक को मेल पर रिप्लाई करूँगा, आज आपके तमाम सवालों के जवाब दूँ। बस उससे पहले जो अपना सिलसिला उससे शुरू कर लेते हैं। आज सृजन दीक्षित इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सृजन। साथ ही डॉक्टर धार्मिक पिलिया, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे डॉक्टर धार्मिक साहब। राजा, ये रोहिणी दिल्ली से हैं, और उसी वहीं जगह रोहिणी में ही फॉरेंसिक लैब भी है, तो राजा का भी आज जन्मदिन है। इनका फॉरेंसिक लैब से कोई लेना देना नहीं है वैसे, तो हैप्पी बर्थडे राजा। साथ ही भास्कर का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे भास्कर। इसके अलावा भूरा राजपूत, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे भूरा जी। इसके अलावा नम्रता येलकर, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नम्रता। और सुयोग मास्कर ने भेजा है। साथ ही रोहन प्रांचपे, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रोहन साहब। और नमिता जी ने भेजा है, ये उनके हस्बैंड हैं कनाडा से, एंड थैंक यू सो मच आप दोनों की कहानी देखने और इस प्यार भरे मेल के लिए। साथ ही भारती दत्तिन, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे भारती जी। और गौरव शर्मा ने भेजा है न्यूजीलैंड से, खूबसूरत जगह है, कभी गौरव भाई आएंगे तो ज़रूर आपसे मिलेंगे। इसके अलावा काजल और कल्पेश, इन दोनों की एनिवर्सरी, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक बधाई। संदीप ने भेजा गुजरात से। विजय रजाने और सचिन विधाते, बल्कि विजय रजाने इनकी एनिवर्सरी है, लेकिन इन्होंने इनकी वाइफ का तो नाम लिखा नहीं, और सचिन विधाते जी ने भेजा है, तो बहुत बहुत बधाई विजय रजाने साहब आपको और आपकी पत्नी दोनों को। शीता और विशाल, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, तो शीता और विशाल आप दोनों को बहुत बहुत बधाई मुबारक। आशीष और प्रतिमा ने भेजा है। साथ ही शहजादी और मोहम्मद असलम, इनकी भी एनिवर्सरी, तो शहजादी और असलम आप दोनों को मुबारक बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। अब आते हैं जो मैंने शुरू में कहा था, सुभाष द्विवेदी, इन्होंने सवाल पूछा है कि पुलिस लाश के टुकड़े ढूंढ रही है श्रद्धा के, इधर उधर कुछ मिले कुछ नहीं मिले। फिर उन्होंने कहा कि यह भी तो हो सकता है कि आफ्ताब शातिर था, ड्रग एडिक्ट था, सोर्स ऑफ इनकम नहीं था पैसे कमाने का, तो लाश के जो इम्पोर्टेंट अंग हैं, पार्ट्स हैं, उन्हें उसने बेच दिया। ये उनका सवाल है। हालांकि ये उन्होंने सोचा सही है, लेकिन यहाँ पे सुभाष जी बस इतना बता दूँ कि ये जैसे जेवर, फ़ोन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे किसी की चुराए और बेच दी बड़ी आसानी से, इंसानी बॉडी पार्ट्स इस तरह से ना ख़रीदे जाते हैं ना बेचे जाते हैं। अगर आप बात करें दिल, किडनी, आँखें,
तो ऐसा नहीं कि किसी का कत्ल किया, निकाला और किसी को बेच दिया, काम ही नहीं करेगा। इसके लिए बहुत ही मतलब आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, कौन से पार्ट्स को कब निकालना है, कैसे निकालना है, फिर कहाँ रखना है, कितने घंटे कैसे रखना है, कितने घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट कराना है। तो ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं और जो मेडिकल के एक्सपर्ट्स हैं वही इसे कर सकते हैं, एक आम आदमी नहीं कर सकता। एक तो एक आम आदमी किसी आम इंसान का कत्ल करने के बाद उसी सफाई से उसके दिल, किडनी, लीवर, आँखें नहीं निकाल सकता है। अब यहाँ मान लेते हैं 1% को आपका सवाल कि चलिए उसने इंसानी अंगों या श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को बेच दिए, मान लीजिए। हर चीज़ों पे शक करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका मतलब है कि श्रद्धा के मर्डर केस में अकेला आफ्ताब गुनहगार नहीं है। फिर वो डॉक्टर, वो टेक्नीशियन जिसने ये सब कुछ किया, वो ख़रीदने वाला, फिर ये सारे लपेटे में आएंगे। फिर ये राज तो रहेगा नहीं, एक आदमी ने कत्ल किया और एक ही आदमी के सीने में दफन है, तो फिर तो बहुत सारे लोग लपेटे में आएंगे। इसलिए उम्मीद कम है, बल्कि कम क्या, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि एक मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने की बजाय वो बेच रहा हो, ताकि क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। अमोल गायकवाड़, इनका सवाल ये है कि जो श्रद्धा मर्डर केस की जांच चल रही है पिछले लगभग 12-13 दिनों से, पुलिस की टीम इधर से उधर जंगल भटक रही है, तालाब जा रही है, गुरुग्राम जा रही है, अब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, नार्को टेस्ट होगा, गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, कई कई टीमें बनी हुई, उनकी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, उनके पेट्रोल के खर्चे, इधर उधर जाना आना, खाना पीना, लैब के खर्चे, ये सब खर्चे कौन देता है? क्या श्रद्धा के घर वाले, जो विक्टिम पीड़ित, या आफ्ताब के घर वाले? तो ऐसा नहीं है। पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करती है, हर स्टेट, हर शहर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हो, वो सारा पैसा जो खर्च होता है किसी केस की जांच में, वो सरकार देती है। हर स्टेट की पुलिस का एक बजट होता है, उस बजट में तमाम अलग अलग मद में जो खर्चे होते हैं, उन खर्चों में आपके इन्वेस्टिगेशन का भी खर्चा होता है, आपका ट्रैवल का भी खर्चा होता है, आपको लैब में जो खर्चा आते हैं उसका भी खर्चा होता है, आपको कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है उसका भी खर्चा होता है, कई बार तो देश के बाहर भी पुलिस टीम को भेजना होता है, उसका भी खर्चा होता है। तो ये सारे जो खर्च आते हैं इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के, वो सारे खर्च सरकार, जिस सरकार के अंडर में पुलिस है, वो देती है। अब जैसे दिल्ली पुलिस है, वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। तो ये सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब से जाएगा, उनके ख़जाने से जाएगा। लेकिन कायदे से अगर हकीकत में देखें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसे नहीं दे रही है। ये पैसे हम आप जैसे आम हिंदुस्तानी जो टैक्स पेयर है, जो हम टैक्स देते हैं, उनसे सारा ये खर्च होता है। इसके अलावा SD बिश्नोई ये लिखते हैं कि नार्को टेस्ट या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए इजाज़त मांगने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, क्यों इजाज़त ली जाती है? अगर एक सच्चाई सामने आ रही है केस की, तो फिर ये तो पुलिस को करना चाहिए और अदालत को बोलना चाहिए, हाँ भाई जाके करा दो। तो ऐसा नहीं है, इसलिए लेनी पड़ती है इसमें बिश्नोई साहब, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो नार्को टेस्ट होता है उसमें बहुत सारे ड्रग्स और ये सारी चीज़ें दी जाती हैं कि इंसान जो होश में है, अब उसको आप बेहोश कर रहे हैं, नीम बेहोशी की हालत में ले जा रहे हैं, आपके हाइट, वेट, आपकी कोई बीमारी पुरानी है कि उन तमाम हिसाबों से मेडिसिन का वो पूरा वो बनाया जाता है डोज। तो उसमें कुछ ऊंच नीच हो गई, कुछ गड़बड़ हो गया, तो फिर क्या करेंगे? और दूसरा एक आदमी कहता है कि भाई आपको जो मुझसे पूछना है मेरे होशो हवास में पूछो, मैं नींद में हूँ या नीम बेहोशी में पता नहीं क्या क्या बक दूँ, तो आप मत पूछो। तो इसीलिए ये एक कानून बना हुआ है कि ऐसे सारे टेस्ट के लिए उस आदमी की भी सहमति ज़रूरी है और अदालत की भी सहमति ज़रूरी है, ताकि अदालत ये देखे कि हाँ कितना ज़रूरी है इस तरह के साइंटिफिक टेस्ट को करवाना। इसके अलावा कैलाश कुमार ये मैदानगढ़ी में रहते हैं और इत्तेफाक से जिस तालाब की बात आई, जो नक्शा और नोटबुक मिला है आफ्ताब के घर से, इनका कहना है कि इनके दादा परदादा के ज़माने से ये वहीं रह रहे हैं और इस तालाब के बारे में इन्होंने कहा कि वो सब कुछ जानते भी हैं। उस तालाब कई कई जगह पे काफ़ी गहरा है, वहाँ पूरी एक ट्रक या गाड़ी अंदर तक डूब सकता है। और इनका और इनके अलावा एक और शख्स थे जिनका ये भी था कि हाँ, उमेश गुप्ता, कैलाश और उमेश गुप्ता दोनों का था कि पुलिस यहाँ डॉग स्क्वाड स्निफर डॉग को क्यों नहीं ले गई? जो लाश को ढूंढ रहे हैं, तमाम कपड़े ढूंढ रहे हैं, तो उसे क्यों नहीं ले गए सुंघा कर? तो ये सवाल पहले भी किसी ने पूछा था और हम लोगों ने इस बारे में पुलिस से भी बात की थी। तो उनका जवाब था कि स्निफर डॉग या
पुलिस के खोजी कुत्ते तब कारगर साबित होते हैं जब मामला नया नया हो और ताज़ा ताज़ा हो। अब यहाँ पर क्राइम सीन धुल चुका है, वहाँ से कोई कुत्ते को कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आप स्निफर डॉग को सुंघाएंगे। स्पॉट पे आप ले जाओगे, स्पॉट 6 महीने पुराने हो चुके, इस दौरान में मानसून भी आया, बारिश भी हुई धुआंधार, उसके बाद नामालूम कितने कूड़ा करकट फेंके गए, तो उन चीज़ों से भी कुछ नहीं है। फिर ऐसी कोई चीज़ जो उसको सुंघा कर और उसके पीछे फिर दौड़ा जाए, वो कोई चीज़ हाथ में ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का सवाल था कि ये जो ढूंढा जा रहा है इसमें स्निफर डॉग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। तो उसकी वजह जो एक्सपर्ट्स ने बताई वो यही है कि हमारे पास स्निफर डॉग को सूंघवाने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, और उसकी वजह यह है कि 6 महीने पहले की बात है। इसलिए स्निफर डॉग ऐसी जगह पर कोई मदद नहीं कर पाएंगे। साथ ही कुछ लोगों के और जो सवाल थे, जिसमें शुभम हैं, अनिल हैं, इमरान हैं, तौसीफ़ हैं, बबलू है, इनका ये कहना था कि टुकड़े मिल गए, डीएनए की रिपोर्ट आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन सर, चेहरा, बाकी चीज़ें ना मिले तो क्या होगा, आफताब बच जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये पहले भी इस बात का जवाब दिया है कि अगर एक भी लाश का छोटा सा भी टुकड़ा ये गवाही दे दे साइंटिफिक तरीके से डीएनए मैच करके कि ये श्रद्धा की लाश के टुकड़े हैं, और उनके पिता और भाई से मिल जाए, क्योंकि उनकी माँ इस दुनिया में है नहीं श्रद्धा की, 2020 में कोरोना से मौत हो गई थी श्रद्धा की माँ की, तो उतना काफ़ी है, क्योंकि अदालत पे फिर ये साबित हो जाएगा कि श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है और ये डीएनए से मैच कर गया है, ये उसकी लाश का एक टुकड़ा है। और फिर उसके बाद बाकी की कड़ियाँ जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से लेके बाकी आफताब से तो मिलता ही है, तो वहाँ पे बचने की कोई गुंजाइश बचेगी ही नहीं। इसके अलावा शुभम सिंह, थैंक यू सो मच। अमन वर्मा, वर्मा की दुनिया, इनका एक ब्लॉग है, इन्होंने भेजा है, तो आप लोग भी देखिएगा। साथ ही राहुल कुमार, और थैंक यू सो मच, मुजफ्फरनगर से हैं ये। शिवम आज़ाद, थैंक यू आपका भी। निशु जांगड़ा, थैंक यू सो मच। साथ ही सजरुल रहमान, आपका भी शुक्रिया। अमित तिवारी, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा शिवम उपाध्याय और गरिमा, थैंक यू सो मच। चिराग खलासी एक कहानी की फरमाइश की है। उस्मान अंसारी, धर्मेंद्र यादव इंदौर से, इसके अलावा सलीम हुसैन एमपी से, थैंक यू सो मच। शमीम अंसारी हैं, और इसके अलावा बबलू शेख हैं। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।